नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। ज़रा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जिस तरीके से हमने चाइना को चाइना बना दिया, हम एक मौका भारत को ऐसा नहीं देना चाहते कि हमारी नीतियों से फल फूल कर भारत भी चाइना के रास्ते पर चला जाए। ये जो स्टेटमेंट था, ये अपने आप में एक डरावना संकेत था भारत के लिए अमेरिका द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो इस स्टेटमेंट को पुख्ता करती हैं, उसको जो है कंफर्म करती हैं कि जो नीतियां इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई हुई हैं भारत के लिए, वो सारी चाहे टैरिफ लगाना है, चाहे भारत को डिसर्टन करना है, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भारत को नेग्लिजेंट करना है, नेगलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये उसी का ही और इशारा है। और देश के अंदर कमोवेश जो पिछले 2-3 महीने से एक माहौल बनाया जा रहा है अस्थिरता लाने का, एनार्की लाने का, वो माहौल भी मुझे लगता है कि वो भी इट इज़ गवर्न बाय अमेरिका। उसके मोहरे चाहे अभिजीत दीपके बने, चाहे वो अरविंद केजरीवाल उसको इम्प्लीमेंट कराएं, चाहे हमारे देश की लीडर ऑफ अपोजिशन उसके अंदर आग में घी का काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हमारे नेताओं का भी इस एनार्की के पीछे प्रतीत होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी द्वारा, जिसमें एक वकील द्वारा एक पटिशन जो है वो बिना सोचे समझे दाखिल कर दी जाती है, और उस पटिशन के अंदर बहुत सारी गलतियां थी, जिसको देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की थी कि हमारे देश में कॉकरोचों की कमी नहीं है। यानी उन्होंने एक तरीके से ये कटाक्ष किया था कि जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें वकील बनने का अधिकार नहीं है। इस कॉकरोच शब्द को भारत से 6000 किलोमीटर दूर बैठे बोस्टन में बैठे एक भारतीय स्टूडेंट ने लपक लिया। उसी रात उसने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर किया, और देखते देखते 2 हफ्ते के अंदर उसके अंदर लगभग 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स उसके साथ जुड़ गए जो उसको सपोर्ट करने वाले थे। तो यहाँ से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। और इस सफलता से ओवरवेल्म होके अभिजीत दीपके ने, जिसने पार्टी बनाई थी, उसने भारत के अंदर उसी समय, चूँकि भारत के अंदर मेडिकल एंट्रेंस का नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो था हमारा भारत का नीट, उसका पेपर लीक हुआ था, तो उसका मुद्दा बनाते हुए एक आंदोलन की घोषणा कर देता है अभिजीत दीपके, और भारत के जंतर मंतर पर आकर वो बैठ जाता है। आंदोलन उसका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि जो उसके 2.5 करोड़ जो उसके सब्सक्राइबर्स बने थे या जो उसके फॉलोअर्स बने थे, वो अधिकतम भारत के नहीं थे, बाहर के देशों के थे। वहाँ पर पहुँचने वालों की संख्या 100 से 200 तक, मैक्सिमम 500 लोगों तक रही। लेकिन अचानक से जो लद्दाख का एक विवादास्पद नेता सोनम वांगचुक, जो एक जेल से छूट कर आया था, उसने इस आंदोलन में उनके साथ कूदने की घोषणा की और आमरण अनशन उसने प्रारंभ कर दिया जंतर मंतर के ऊपर। और 20 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू होना था, उस दिन संसद का घेराव करने का उन्होंने एक निर्णय जनता सरकार के सामने रखा और कहा कि यदि सरकार देश के शिक्षा मंत्री को, शेष के गृह मंत्री को इनको हटाती नहीं है, तब तक जो है ये आंदोलन चलेगा, वरना 20 तारीख को हम संसद का घेराव करेंगे। सरकार ने ना उनकी बात माननी थी ना मानी, और 20 तारीख का दिन आ गया। 20 तारीख को अचानक से उसके अंदर दुनिया भर के तत्व इस धरने के साथ आ जाते हैं, और यही संख्या बढ़कर 10,000 से 50,000 के बीच में पहुंच जाती है, और संसद की ओर मार्च किया जाता है, जिस पर पुलिस जो है बचाव करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो इसमें जो है लाठी का प्रयोग करती है, बल प्रयोग करती है, और कहीं कहीं शायद पैलेट गन का प्रयोग भी किया गया।
जिसको मुद्दा बनाकर 23 तारीख को यानी 23 जुलाई को भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास को घेरने का प्रपंच रचा और यहाँ से शुरू होती है वो राजनीति जिसका इंतजार अमेरिका कर रहा था। साथियों, मैं अपनी जगह पे गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा अपना हो सकता है कोई पूर्वाग्रह भी हो, लेकिन मैंने आपको रीज़न बताया कि जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बयान दिया था उस बयान के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ विश्व राजनीति के अंदर, मैं आपको उससे अपना भारत का लिंक जोड़कर बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, या यदि कोई गलती मेरी निकली, लेकिन ये मेरा अपना अनुमान काफ़ी मुझे सही लग रहा है और इसमें मुझे कोई कारण भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिससे पता लगे कि मैं गलत था। साथियों, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो लगातार तब से संसद को डिसरप्ट किए हुए हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। उनका छोटी छोटी बातों के ऊपर कि भाई गन चलाने की परमिशन किसने दी, गृह मंत्री आकर अपना स्टेटमेंट दें, प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफ़ी मांगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल वहाँ बनाया गया जंतर मंतर पर, उसके बाद छात्राएं गालियाँ दे रही हैं, लड़कियाँ गाली दे रही हैं, किसी लड़की का ये नहीं पता कि वो लड़की छात्रा है या वो किसी और प्रोफेशन में है। कुल मिलाकर एक आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया गया और अल्टीमेटली 24 तारीख को सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेकर इसका कहानी का पटाक्षेप करने का प्रयास किया और पटाक्षेप कर भी दिया। तब से आज तक संसद चलने नहीं दी जा रही है। देश की संसद जो नियम कानून बनाती है और जिसमें सरकार इस बार डिलिमिटेशन का कानून पास कराना चाहती थी, जो संविधान का संशोधन होगा, उसके लिए सरकार ने आवश्यक बहुमत का जुगाड़ भी कर लिया है शायद, और एक FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, जिसमें भारत से बाहर से हमारे यहाँ के जो NGOs हैं उनको कंट्रीब्यूशन मिलता है, उसके रेगुलेशन के लिए कुछ नियम उसके अंदर खड़े करके जो कानून पास कराना चाहती थी सरकार, उन कानूनों को हमारा विपक्ष आने देना नहीं चाह रहा है, संसद को डिस्टर्ब किया हुआ है। और अब मानसून सत्र के सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख। इनमें क्या होगा, सरकार इनमें क्या उन कानूनों को ला पाएगी, क्या हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें सहयोग करेंगे, क्या देश एक षड्यंत्र से बच पाएगा, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।